देश भर में युवा नेतृत्व को लेकर कई बार चर्चा होती है। हमेशा कहा जाता है कि युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन क्या वाकई में युवाओं के लिए राह इतनी आसान होती है? और क्या सिर्फ युवा होना एक पैमाना है राजनीति में आपको आगे ले जाने के लिए? कितनी मुश्किलातें आती हैं और क्या वाकई में जो सीनियर होते हैं, जो वरिष्ठ होते हैं, वो युवाओं को लेकर उतने ही सहज हो पाते हैं जितने बयान हम लोग अखबारों में और टीवी के माध्यम से सुनते हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको जानना आप सभी वो लोग जो राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर युवाओं के लिए कितना स्कोप है। तो हमने आज आमंत्रित किया है इंडिया फर्स्ट के स्टूडियो में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा और भोपाल जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी जी को। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सुमित जी, आपसे लंबे समय से हम जुड़े रहे हैं। एक काफी अब अरसा हो गया है जब आप जिला अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाल चुके हैं। शुरुआत में काफी लोगों ने यह भी कहा, अरे इतने नए व्यक्ति को, नए युवा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। अब उनके परसेप्शन में क्या कुछ बदलाव आया है आपको लेकर, और कितना अब तक का आपका सफर रहा है, कैसा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जब युवा पीढ़ी को आगे लाया जाता है तो मन में थोड़ा बहुत संदेह तो रहता है कि किस प्रकार का काम होगा। और भारतीय जनता पार्टी में तो आपके ध्यान में होगा कि जिलाध्यक्ष एक ऐसा महत्वपूर्ण दायित्व है जो बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वहन करना पड़ता है। और सारे वरिष्ठों को साथ लेकर चलना और संगठन की मंशा के अनुरूप धरातल पर भाजपा की विचारधारा को पहुंचाना, ये अपेक्षा रहती है। तो निश्चित तौर पर नई पीढ़ी को काम करने का अवसर मिला तो स्वाभाविक तौर पे कि मन में इस प्रकार का प्रश्न तो उठता होगा। पर हमने काम के आधार पर अपना स्थान बनाने का प्रयास करा और नया नवाचार करने का भी प्रयास करा। मैं जिलाध्यक्ष बना, उसके बाद मैंने हमारे संस्थापक सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी, इनकी प्रदर्शनी लगाने का प्रयास करा। इनकी प्रदर्शनी लगाई, उनके जीवन पर आधारित उनकी कार्य की शैली, कैसे जनसंघ से आज भारतीय जनता पार्टी का ये विराट स्वरूप बना, उसके पीछे उनका त्याग। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी वैचारिक रूप से हमारे पूर्वज हैं। तो हमारे पूर्वजों की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को हो, इसलिए मैंने अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रदर्शनी लगाकर हमारा जो बूथ तक का कार्यकर्ता है उसको प्रशिक्षित करने का काम करा, ताकि उसको ये पता हो कि जिस चित्र पर हम माल्यार्पण करके भाजपा के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं या उनको पुष्पांजलि करते हैं, आखिर वो है कौन। जैसे हम हमारे परिवार में भी हमारे परदादा का फोटो लगाते हैं, हमारे दादा का, और नई पीढ़ी को बताते हैं कि ये आपके दादा थे, इन्होंने इस प्रकार का काम करा, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो संस्कार हमको पूर्वजों से मिले हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास हमको करना चाहिए। इस ध्येय को लेकर मैंने प्रदर्शनी लगाने का काम करा। फिर उसके बाद संगठन ने जो भी काम करे उनको नवाचार के माध्यम से कैसे और नीचे तक भाजपा की विचारधारा को पहुंचा सके, ये प्रयास करा। इसलिए नई पीढ़ी को काम करने का जब अवसर मिलता है तो निश्चित तौर पर दुगनी ऊर्जा के साथ वो काम करने का प्रयास करता है। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी सामने आती है कि जो कहीं ना कहीं जो असहज होते हैं वो कहते हैं, देखिए हमने तो दरी पट्टी बिछाई थी, झाड़ू लगाई थी, तब ऐसा कुछ भी नहीं था। एक छोटे से कमरे में पार्टी का दफ्तर हुआ करता था, आप लोगों को क्या पता हमारे कितना संघर्ष रहा था। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में ये ऐसी मानसिकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी निर्णय सामूहिक निर्णय लिया जाता है और पार्टी ने सब सोच विचार कर कर ये निर्णय लिया कि नई पीढ़ी को अब काम का अवसर देना चाहिए ताकि अगली 25 साल की भाजपा खड़ी हो सके। और भारतीय जनता पार्टी में ये संभव है कि वह नई पीढ़ी को काम करने का तो अवसर देते ही देते हैं, पर वो हमारे सीनियर मोस्ट लीडर्स अपने अनुभव का लाभ नई पीढ़ी को देना चाहते हैं, तो हमको सिखाने का भी प्रयास करते हैं। इसीलिए ही ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में बिना बात करे नई पीढ़ी को अवसर दे दिया या ऊपर से कोई कार्यकर्ता आ गया। तो यहाँ बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का कोई भी निर्णय हो, किसी भी कार्यकर्ता को कोई जिम्मेदारी देना, इस सामूहिक निर्णय के आधार पर तय होता है। तो इसलिए नई पीढ़ी को भी अवसर दिया बहुत सोच समझ के कि भारतीय जनता पार्टी को अगली 25 साल की
भाजपा को खड़ी करना है, भविष्य की भाजपा का निर्माण करना है। इसलिए नई पीढ़ी को काम करने का अवसर मिला। जब हम आपका जिक्र करते हैं तो बोले हमारे भैया क्या हैं, परिवार में अगर बोलते बोले सब नेतागिरी करते हैं, एक कॉमन शब्द है, नेता है हमारे भैया। तो क्या जिस उद्देश्य से आप बतौर जब युवा आपने शुरुआत की थी, जब राजनीति को लेकर जो आपकी जो परसेप्शन था वो वैसा ही, या फिर आज जो मौजूदा दौर में जिस तरह से नेताओं को मीडिया में भी, फिल्मों में भी जिस तरह से नीचा दिखाया जाता है, या फिर उनके ग्रे शेड को ज़्यादातर इस तरह की बातें सामने आती हैं, तो क्या कितना सहज आपका परिवार, आपके मित्र मंडल, आपके जो क्लोज हैं, वो कितना सहज हो पाते हैं आपके इस कार्य को लेकर? देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक दायरा है काम करने का, अपनी एक सोच है। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करी, उसके बाद मेरे मन में था, चूंकि मेरे दादाजी जनसंघ के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी का काम करते थे, तो उनके संस्कारों के कारण मन में ये भाव था कि हमको समाज के लिए कुछ करना है, हमको राष्ट्र के लिए कुछ करना और अपने व्यक्तित्व का निर्माण भी करना है। तो उसके बाद धीरे धीरे पार्टी के काम में लग गए, वार्ड से काम करा, मंडल में करा, मोर्चे में करा, फिर भाजपा में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, फिर पार्टी ने अध्यक्ष बनाया। लेकिन परिवार की तरफ से भी किसी भी कार्यकर्ता को संगठन में काम करना है और पूरी दृढ़ता के साथ करना है, मजबूती के साथ करना है, तो उसमें उसके परिवार का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि उसको आगे बढ़ाने उसका परिवार का सबसे बड़ा रोल रहता है और उसके साथियों का भी रहता है। हर मोड़ पर, हर प्रकार से इनके सहयोग के आधार पर ही हम जैसे कार्यकर्ता आगे बढ़ पाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर मैं कहूं कि कुछ ऐसे मुद्दे जो समसामयिक विषय में जैसे कि पेट्रोल डीजल की कीमत काफ़ी बढ़ रही है, एक युवा होने के नाते आप किस हद तक उन विषयों को काउंटर कर पाते हैं? क्योंकि सीधे तौर पर आरोप लगते हैं सब केंद्र सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है। कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं। कोरोना को लेकर भी काफ़ी लोग इस दौरान आपसे शिकायत की होगी कि साहब अस्पताल लूट रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में मारामारी चल रही है। उस समय आप कितने जो है कंफर्टेबल रह पाते हैं उन समस्या को सुलझाने में? आपको लगता है कि नहीं भाई ये कुछ पॉइंट गलत है? अगर कुछ मुद्दे गलत लगते हैं तो क्या उतनी दृढ़ता से आप अपने पार्टी फोरम में उस बात को उठा पाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस कोरोना के संक्रमण काल की ही बात करें, निश्चित तौर से ये ऐसी वैश्विक बीमारी थी जिसके बारे में आप और हमको पहले से इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और जब भी कोई महामारी आती है तो निश्चित तौर पर संकट आता है। लेकिन आप ये तो मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, कोरोना के पहली लेयर की बात करें तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने जान की परवाह ना करते हुए लोगों की सेवा के काम में लगा था, पहली लेयर में भी। और पूरी कांग्रेस आइसोलेट थी, अन्य राजनीतिक दल सब क्वारंटाइन थे। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारी कार्यकारिणी में भी कहा कि पूरे राजनीतिक दल वेंटिलेटर पे थे। उन्होंने समाज में जाके समाज की सेवा करने की बात तो छोड़िए, सिर्फ ट्विटर पर भ्रम फैलाने का काम, देश में अराजकता फैलाने का काम करा। और आरोप की बात तो ऐसे ही कोई भी किसी पर लगा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति ट्विटर पे करते हैं। अभी वैक्सीनेशन में भी मध्य प्रदेश ने जिस प्रकार से रिकॉर्ड बनाया, और ठीक उसके अगले दिन ये सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन नहीं होता है, बाकी और वैक्सीनेशनों के लिए वो दिन फ्री रखा जाता है। तो उसमें भ्रम फैला रहे हैं कि आज देखिए मात्र 4000 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो काम पे विश्वास रखता, अगर कोई चीज लगती है कि वैचारिक रूप से ठीक नहीं हो रही है तो वह अपने दल में भी बात करता है, लेकिन उसका एकमात्र उद्देश्य होता है सिर्फ सेवा करना। सेवा को लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं और उसी सेवा को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने दूसरी लेयर में भी काम करा। हमने भी भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल की तरफ से, आपको ध्यान में होगा कि लाल परेड में 1000 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाया, जिसमें हमने प्रयास करा कि उसको आध्यात्मिक वातावरण दें। क्योंकि कोरोना की बीमारी में सबसे बड़ा विषय अगर ध्यान में आया तो वो ये आया कि इस बीमारी में व्यक्ति एकाकीपन के कारण ज्यादा चला गया, क्योंकि छूने में डर, पास जाने में डर, परिवार का व्यक्ति पास नहीं आता तो उसको संबल नहीं मिल पा रहा था। उस समय भी हमने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा और लोगों की सेवा करने का काम करा। उसमें सुबह उनको रामायण देखने को मिलती थी, शाम को भोजन निःशुल्क,
डॉक्टर्स की टीम पूरे से कहाँ है कांग्रेस? ये और कोई राजनीतिक दल करे? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि अपनी जान जोखिम में डाल के, अपने परिवार को भी जोखिम में डाल के समाज की सेवा करना अगर किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता का मूल उद्देश्य है तो वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। आपके जो दोस्त होंगे या आपके मतलब पॉलिटिकल करियर के दौरान मुलाकात भी होती है कांग्रेस पार्टी में विपक्षी दलों से, तो आपके जो समकक्ष जो आपके हम उम्र हैं, आप उनमें कितना अंतर पाते हैं कि भाई मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, दोनों में क्या अंतर आप पाते हैं? देखिए, अगर मैं बात नई पीढ़ी की करूं, राजनीतिक दल होने के नाते अलग अलग विचारधारा होती है। हम वैचारिक रूप से राष्ट्र निर्माण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, पर अन्य राजनीतिक दलों की भी बात करें तो नई पीढ़ी, मुझे लगता है कि उसका भी ये परसेप्शन होता है कि वे काम के आधार पर अपने राजनीतिक दल में स्थान बनाए। पर दल के अनुसार वैचारिक रूप से बात करें तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा राजनीतिक दल है जो कार्यकर्ता का निर्माण करता है और निर्माण करके समाज की सेवा के लिए समर्पित करता है। एक सवाल है कि हमने कई बार देखते हैं कि करियर की शुरुआत अच्छी होती है, कुछ मकाम भी हासिल हो जाते हैं, ऐसे कई बार होता है कि फिर उसके बाद उसको जो टेक ऑफ मिलना चाहिए या फिर उसको और आगे जो राजनीति के जो पैमाने हैं उसमें आगे बढ़ना चाहिए, तो कई बार नहीं हो पाता है। उसको लेकर आप कितने सजग और सतर्क हैं कि भाई आपका करियर जो पॉलिटिकल करियर है वो उस दिशा में आगे बढ़ पाए और इस तरह के अवरोध आगे नहीं आ पाए? देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में ये तो तय नहीं हो सकता कि आपको कुछ दिन बाद ये मिलेगा। आप चूंकि समाज की सेवा करने के भाव से सामाजिक क्षेत्र में आए, राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करने आए हैं, इसलिए आप अपनी सोच के आधार पर अपने कर्म को करते चले आए। समय आने पर जब आप जनता में अपना विश्वास पा लेंगे तो जनता भी आपको पसंद करेगी। आप लोगों के बीच में जाके सेवा करने का काम करेंगे, लोगों के बीच में उपलब्ध रहेंगे, निश्चित तौर पे आज नहीं कल आपको मौका जरूर मिलेगा। लेकिन परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे तो निश्चित तौर पर अपने मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे। आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी हिंदी जो है काफ़ी अच्छी है और बहुत ही धारा प्रभाव हिंदी का वाचन कर रहे हैं, बहुत ही मुझे खुशी हो रही है इसको लेकर। एक रोल मॉडल होता है जिसको हम राजनीति में उतरते हैं तो कई हमारी भाषण शैली या बोलने की कला या उठने बैठने की, मिलने जुलने की, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभावित उससे ज़रूर होते हैं। मैं वो जानना चाहूँ क्या आपके साथ भी ऐसा है? अगर है तो वो कौन सी शख्सियत है राजनीति में जिससे आप प्रभावित हैं? देखिए, वैसे तो मैं मेरे जीवन में मुझे कहीं सीखने को मिला या फिर सार्वजनिक जीवन में आया, मैं राजनीतिक जीवन में आया, बचपन से मुझे मेरी माँ से संस्कार मिले। फिर मैं विवेकानंद जी को पढ़ता हूँ तो उनसे मुझे कुछ सीखने को मिला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को पढ़ता हूँ तो उनसे कुछ सीखने को मिला। इसी दरमियान धीरे धीरे सीखने का प्रयास कर रहे हैं। मौजूदा दौर में कोई सी राजनेता अगर जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हो? देखिए, आज की नई पीढ़ी को अगर देश में किसी नेता से सीखने को और असीमित ऊर्जा के साथ काम करना और सीखना मिलता है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनसे नई पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलता। हम चूंकि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता, हमारे शिवराज जी ने मुख्यमंत्री रहते कार्यकर्ता को कैसे गढ़ा जाता, और चूंकि ये कुशाभाऊ ठाकरे जी का मध्य प्रदेश है, ये सारंग जी का मध्य प्रदेश है, जोशी जी का मध्य प्रदेश है, नाना जी का मध्य प्रदेश है, ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ भाजपा के कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम करा है। तो वो जो तैयार कार्यकर्ता हुए थे उस पीढ़ी में आज शिवराज जी मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा जी, उनके साथ भी विद्यार्थी परिषद के समय से काम करा और फिर लगातार उनके संपर्क में रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में हम जैसे कार्यकर्ताओं को शिवराज जी और माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी से बहुत कुछ सीखने को मिला है और मिल रहा है, और उनसे सीख कर प्रयास कर रहे हैं कि संगठन में अपना स्थान बना पाए, समाज के बीच में जाके अपना स्थान बना पाए। सुमित जी, आप युवाओं के एक रोल मॉडल भी हैं, काफ़ी जो युवा आपसे प्रेरणा लेते होंगे कि देखिए हमें सुमित जी जैसा बनना है। लेकिन अगर भोपाल की हम बात करें, राजधानी की हम बात करें, तो
आजकल युवा नशाखोरी की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। कई खुलेआम जो हैं हम पब्स देख रहे हैं, बार देख रहे हैं, शराब की दुकानें ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पे बिल्कुल आवासीय क्षेत्र में मौजूद हैं, जहाँ महिलाओं का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। क्या वो वजह है कि आप एक युवा हैं, वो नेता की तरह क्यों नहीं इन समस्याओं को तेज़ी से सॉल्व करने के लिए वो आक्रामकता, वो जुझारूपन, क्या कोई रुकावट आती है प्रशासनिक या ऊपर से कोई किसी प्रकार का अवरोध होता है? क्योंकि ऐसे विषय सीधे तौर पर युवाओं से जुड़े हुए हैं। देखिए, ये ध्यान में जरूर आ रहा है कि नई पीढ़ी पश्चिमी चकाचौंध में आकर अपने संस्कारों का हरण करती जा रही है, और दूसरी तरफ देखें तो नई पीढ़ी अपने भविष्य को लेकर बहुत सजग है। छोटी छोटी उम्र के बच्चे भी जिस क्षेत्र में उनको जाना है, किसी चीज में उनकी महारत हासिल है, तो वो बचपन से अपना टारगेट फिक्स रखते हैं। कोई अच्छा सिंगिंग का शौक रखता है, आप लोग भी ध्यान में आ रहा होगा, तो छोटे छोटे बच्चे ऐसा गा रहे हैं कि बड़े बड़े देश के गायक उनकी बराबरी नहीं कर सकते। स्विमिंग में जा रहे हैं बच्चे, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरी पीढ़ी इस दिशा में है। कुछ पीढ़ी है जो अपने भविष्य को लेकर सजा के अपना टारगेट फिक्स रखती है, तो वो और तेजी से अपने आप को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, जो कुछ युवा जो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, मैं यही कहूंगा उसमें सबसे ज्यादा कमी अगर है तो हमारे संस्कारों की। अगर संस्कारों में, हमारी संस्कृति में कहीं कमी आ रही है, हम लोगों की ताकत ही हमारी संस्कृति है। परिवार के संस्कार के आधार पर ही हम विपरीत परिस्थिति में रह के काम कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना, अगर हम हमारी संस्कृति से जुड़े रहेंगे ना, तो हम हमारे संस्कारों को भी आगे बढ़ाएंगे और हमारे व्यक्तित्व को भी बढ़ाएंगे और हमारे लक्ष्य को भी पाएंगे। हम लोग भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ भोपाल में भी पब बंद होना चाहिए, लेट नाइट जो रेस्टोरेंट्स में पार्टी है वो उस पर अंकुश लगना चाहिए। क्योंकि नई पीढ़ी अगर इस समय, जब वो समय है अपने आप को साबित करने का, जब समय है अपने सपनों को देखने का और उनको पूरा करने का, तब अगर वो रास्ता भटक जाएगी तो निश्चित तौर पर देश को नुकसान होगा। इसको लेकर कोई मुहिम आप शुरू करेंगे? हम लोग युवाओं में जाके कैंपेन चलाते हैं। अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि व्यापारियों को और ऐसे लोग जिस तरह के खोल कर बैठे हुए हैं, जिससे प्रॉफिट कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, क्या नहीं लगता कि आपके पास क्षमता है, शक्ति है? हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे लोगों की पकड़ की जाए और उन पर प्रशासनात्मक, दंडात्मक कार्रवाई की जाए, जो इस प्रकार से इस देश की नई पीढ़ी को बर्बाद करने का काम कर। हम लोग लगातार इस मुहिम में लगे हुए हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर कर उनको सजा दिलाई जाए, ताकि नई पीढ़ी को बचाया जा सके। लेकिन ये काम ऐसा है कि इसमें समाज को खड़ा होना पड़ेगा, आप और हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। सिर्फ राजनीतिक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी नहीं है, आप और हमको, समाज को खड़ा होना पड़ेगा। जिस दिन ये समाज एक परिवार भाव के साथ खड़ी होकर इस दिशा में काम करेगी, मैं मानता हूँ कि सकारात्मक परिणाम आएंगे। मुझे एक सवाल और कि अक्सर जो युवा जो है या फिर दूसरे जो लोग जुड़ते हैं, उनका कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव रहता है कि इस पार्टी के कार्यकर्ता बन के हम अपने धंधे रोजगार चला पाएंगे, हमें एक संरक्षण मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में जब आप उनसे रूबरू होते हैं, तो सेवा का जो भाव आप खुद अपने अंदर लेकर चल रहे हैं, जो जज्बा आप अपने अंदर लेकर चल रहे हैं, वो कैसे उन्हें समझाते हैं कि भाई देखिए, आप गलत काम करेंगे, पार्टी की छवि भी धूमिल होगी, और अगर ऐसी बात है, अगर आपको आना ही है इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर, तो मत आइए। क्या किस तरह की समझाइश रहती है? देखिए, जो हमारा जमीनी कार्यकर्ता जो लंबे समय तक काम करता है, बूथ में काम करेगा, मंडल में काम करेगा, जिले में काम करेगा, काम करते करते उसको ये ध्यान में आ जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें अगर हमको आना है तो हमको राष्ट्र के निर्माण के लिए आना है, स्वयं के निर्माण के लिए आना है। इसलिए वो कार्यकर्ता, तो उसके मन में भाव रहता कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ समाज के निर्माण के लिए, लोगों की सेवा के लिए बनाऊं, ना कि खुद को मजबूत करने के लिए और इस सोच को लेके कि मैं इससे कुछ पालूंगा। और कई लोग आते हैं, देखिए राजनीतिक जीवन ऐसा है कि कई लोग आते हैं और कई लोग चले जाते हैं। स्थान वही बना पाता है जो संघर्ष करता है, अपने काम के आधार पर अपने राजनीतिक दल में स्थान बनाता है और अपने काम के आधार पर समाज में भी स्थान बनाता है। और जब आप समाज में जाके काम करोगे तो ही स्थान बना पाओगे। और इस प्रकार की सोच लेके अगर कोई कार्यकर्ता आता तो ज्यादा दिन भारतीय जनता पार्टी में चल नहीं पाता।
सही कहा कि अगर इस तरह की सोच लेकर वो आगे बढ़ेगा तो उसके परिणाम सुखद नहीं होंगे। लेकिन अब इंटरव्यू के इस क्षण में जहां हम एक सुखद अनुभूति करना चाहते हैं आपकी वाणी के माध्यम से, आपकी भाषा शैली ने तो हमें सबको प्रभावित कर दिया है, लेकिन आपकी गायन शैली के भी काफ़ी लोग मुरीद हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने जो काफ़ी लंबे समय से आप रियाज भी कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस भी करते रहें, आपकी एक पसंदीदा गाना हमारे दर्शकों के लिए और कम से कम वो प्रेरणा भी बने युवाओं के लिए भी। देखिए, रियाज तो हो नहीं पाता है, और रियाज क्या, मैं तो बचपन से छोटी सी उम्र में सुंदरकांड में जाया करता, तो सुन सुन के थोड़ा बहुत कुछ बजाना सीखा था और उसी को कभी कभी गुनगुनाता रहता हूँ। पर राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते कभी ऐसा लगता है कि ज़्यादा मानसिक तनाव है, या कभी महसूस होती है कि आज थोड़े थके हुए से हैं, तो मेरा हारमोनियम मेरा दोस्त है, मैं अकेले में उससे हारमोनियम बजाता हूँ तो लगता है कि हाँ, बहुत दिन बाद शांति मिली। और निश्चित तौर पे संगीत भी हमको बहुत शांति और नई ऊर्जा देने का काम करता है। गायन हो जाए सर, मतलब हारमोनियम तो हमारे पास नहीं है, अब उसके बिना अगर एडजस्ट करके एक छोटी सी पंक्ति अगर सुना पाए। मैं हमेशा 2 लाइन गुनगुनाता रहता हूँ, वो सुनाने का प्रयास करता हूँ। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, और तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। ये 2 लाइन मेरे को आदत हो गई है, जब भी मैं कभी फ्री रहता हूँ तो मेरे मन में चलती रहती। लेकिन हाँ, आज आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से एक चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ। उन सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूँ जो किसी न किसी लक्ष्य को लेकर या किसी न किसी ध्येय को लेकर काम करना चाहते हैं, कठिनाइयां जरूर आएंगी, कभी कभी मन विचलित भी होगा, लेकिन अगर हमको इस देश को आगे ले जाना है और हमको वो युवा बनना है जो स्वयं की ताकत के आधार पर देश को आगे ले जाने की बात करता हो, हमको माँ बाप के संस्कारों को आगे बढ़ाना है, उनके नाम को आगे बढ़ाना है और इस देश के नाम को भी आगे बढ़ाना है, तो हमारे मन के अंदर ये भाव जरूर होना चाहिए कि जो शक्ति, जो ताकत, जो सामर्थ्य एक बड़े से व्यक्ति के अंदर होता है, चाहे वो बड़ा राजनेता हो, चाहे वो बड़ा अभिनेता हो, चाहे वो बड़ा उद्योगपति हो, चाहे वो बड़ा कलाकार हो, चाहे अन्य किसी क्षेत्र में हो, उसके अंदर जितनी क्षमताएं, वो सभी क्षमताएं हमारे अंदर भी है। जरूरत है तो उनको पहचानने की। और साथियों, ये समय है सपनों को देखने का, ये उम्र है सपनों को पूरा करने का। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि अपने लक्ष्य को तय करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात बोली सुमित जी आपने, बहुत। और हमारे युवा साथी जो देख रहे हैं, और मैं भी कहना चाहूंगा कि देखिए हर क्षेत्र में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन सिर्फ राजनीति को कहना है कि यहाँ पे सिर्फ बुरे ही लोग हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरी तरह से सही नहीं है। सुमित जी जैसे काफ़ी युवा हैं जो अपने करियर उसमें बना रहे हैं, अपने कहीं ना कहीं अपने पूरा जीवन उसमें समर्पित कर रहे हैं, तो एक बड़ी बात है और हमें अच्छे लोगों की ज़रूरत है कि राजनीति सीधे तौर पर समाज से जुड़ा रहता है। लेकिन सुमित जी, मुझे आज क्लोजिंग करने की इच्छा नहीं करी, मैं चाहूँगा कि आपकी जो 2 मधुर जो लाइन हमने सुनी है, स्वर हमने सुना है, उस आप 2 लाइन और कुछ आप सुनाएं और आप ही इस प्रोग्राम को यहाँ पर क्लोज करें। देखिए, मैं एक और 2 लाइन गुनगुना देता हूँ। अब आपने चूंकि कहा है, मैं एक और कृष्ण जी का और राधा जी का गाना बार बार गुनगुनाता हूँ। कभी भी मैं फेसबुक पे आप देखेंगे तो जब मैं फुर्सत होता हूँ वो गाना जरूर बजाता हूँ, उससे मुझे बड़ी शांति मिलती है। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, और कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। और अंत में एक चीज और कहना चाहूंगा कि हम लोग किसी न किसी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर
जरूर अपने जीवन में उसके काम को उतारते हैं, पर हर व्यक्ति एक ही हो सकता है। एक ही अटल जी हो सकते हैं, एक ही सचिन तेंदुलकर हो सकता है, एक ही शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं, एक ही विष्णुदत्त शर्मा हो सकते हैं और एक ही सुमित पचौरी हो सकता है। इसलिए अपने आप का निर्माण करें। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।